आज तक पाकिस्तान रन कैसे हुआ 47 के बाद आज तक पाकिस्तान चल कैसे रहा? ये बुड्ढा जो गुजर भाई काम मुझे ना सिर्फ थोड़ा सा अपना पॉइंट रख लेने दीजिए, फिर मैं आप अच्छा करिएगा बात से। मनीर इंक्वायरी रिपोर्ट जो 1953 की जो हुए थे फसादात, उसकी पढ़ी आपने रिपोर्ट? 54 के 53-54, हाँ जी गुजरे होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है। मुझे गुजरे हुए याद नहीं। क्या कहा था उसमें? वो दूर की बात है, दूर की बात है। ये सुने जी, ये सुने, ये है जी, मैं यहाँ पर पढ़ने लगा हूँ, ये गौर से सुनिएगा। ये सवाल, क्या पाकिस्तान अमलन मुमकिन है? नहीं। जवाब सुने तो नहीं, जवाब साहिल भाई साहिल भाई मैं वही पढ़ने लगा हूँ, मुझे पता है आप जो कहना चाह रहे हो। जवाब, सियासी और इक़्तिसादी लिहाज से इस सवाल को देखा जाए तो पाकिस्तान मुमकिन है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये मुल्क के हिस्से बखरे करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज दुनिया की कामयाबी का राज इत्तेहाद में मुनस्सर है। दूसरे ज़राए मवासलात भी यही बताते हैं कि हमें ज़रूरतन एक दूसरे के बहुत करीब होना चाहिए। ठीक है, जब दुनिया एक दूसरे के करीब से करीब हो रही है और इत्तेहाद की कोशिश कर रही है, तो क्या वजह है कि इस मौका पर हिंदुस्तान दो अलग-अलग हिस्सों में बढ़ जाए और हिंदुस्तान की दो बड़ी कौमें एक दूसरे से जुदा हो जाएं? ये किसका इक़्तिबास मैंने पढ़ा, गेस करें जरा अवैस भाई। नूरुद्दीन साहब का। यही तो मसला है शाह साहब, यही तो मसला है कि इस बंदे को सिर्फ अंधी अकीदत है, इसको पता कुछ नहीं तरीक के अंदर। इसको किसी ने ये सिखा दिया जी कि वो OIC के इजलास में भेजा था जी, वो मोरक्को भेजा था, बस इतनी 3-4 बातें इसको पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है इस बेचारे भाई को भी। ये अवैस भाई मैंने आपको भेज दिया है, ये आपके खलीफातुल मसीह सानी का जवाब है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल भाई को पानी शानी पियो, ठंडे ठंडे। मैं नहीं भाईजान, ये बंदा वो मैं देखो ना, अगला बंदा टिकटॉक चेहरे बैठ के मूंगफलियां खा रहा है भाईजान मैं या भी टिकटॉक तत्ते के तवे ऊपर ते से वे। देख लेने वाला था, मैं नीचे बैठ के सुन रहा था, ये ऐसी बातें भाई करी जा रहा है कि जी उसको उधर क्यों भेजा। भाई वो तो जाता था सिर्फ अपनी जमात के नुमाइंदे के लिए, अपनी जमात के लिए, इसीलिए से फिर जब ये जो 1947 में जब ये गया फ़लस्तीन, अरब के डेलीगेशन ने, अरब के नुमाइंदों ने बात सुनो पहले ऐ नहीं करना शुरू कर देते कि मैंने सच देख के भी मानना तो है नहीं, आप जो मर्जी करते रहे। और चेले भाई अगर मूंगफलियां खा रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ आप जो बात कर रहे हैं जी, ਉਹਨੂੰ फर्क नहीं पै रहा। ये आप जो बात कर रहे हैं, देखिए बात ये है कि ऑथेंटिसिटी तो होनी चाहिए ना। अब आप जो बात कर रहे हैं यार, उसके पीछे बेस भी कुछ फाउंडेशन होनी चाहिए। अब आप देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जमात को बीच में लेके आते हैं, मैं सिर्फ तनहा मैं एक दफा भी नहीं लेके आया, एक मिनट, मैं एक दफा भी नहीं लेके आया। ये सर जफरुल्लाह खान साहब ही थे जो जमात को अंदर लेके आते थे, मैंने नहीं लेके आया। आप मुझे बताएं किस मौके पर पाकिस्तान बनने के बाउंड्री कमीशन के अंदर पाकिस्तान ये कौन लेके आया जमात को अंदर? कोई बंदा नहीं था OIC कौन जमात को लेके आया था अंदर? आपके पास कोई बंदा नहीं था 1969 के इजलास के अंदर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जमात को कौन लेके आया बाउंड्री कमीशन के अंदर? मैं लेके आया था या पाकिस्तान लेके की हुकूमत लेके आई थी? अच्छा एक बात है साहिल भाई, नहीं, पहले मुझे इस बात का जवाब दें, पहले इस बात का जवाब, बाउंड्री कमीशन के अंदर जमात को कौन लेके आया था? यार ये तो मैं रेफरेंस पढ़ूंगा तो उसके बाद ही बात करूंगा मैं। आपकी जब इंफॉर्मेशन अपना क्या नाम अपना अवैस भाई, जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग ये बातें आपको बता रहे हैं ना, वो लोग हमारे सामने पेश कर दें। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बात ये है, भाई जरा 1 मिनट मुझे देना। अवैस वो भाई बंदे हमारे सामने पेश तो करें, एक दफा देखे तो सही उनकी हम कैसे टिमकिनियां टाइट आप करते कह हैं। रहे हैं कि 1969 हमारे पास कोई बंदा नहीं था कि हमें सर जफरुल्लाह खान को भेजना पड़ा। तो मेरा ये क्वेश्चन है, उस टाइम हमारे पास कोई बंदा नहीं था जिसको हम वजीर आजम बना सके? हमारे पास एक डिक्टेटर कौन था जो हमारी कौम को डिक्टेट कर रहा था? हाँ। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आज के ये जो रूलिंग पार्टी है वो कल के हमारे हीरो हैं एज आ इस्लामिक? जब मैं बात करूं अभी मैं जी तो वैसे भाई क्योंकि अगर भाई आपकी जवाब बात का कोई अपना सवाल रख देना, तो बात ही नहीं की। इन्होंने हमारी किसी बात का जवाब नहीं देना, इन्होंने आगे से अपना सवाल रख देना है। तो मेरा सिंपल सी क्वेश्चन है अवैस भाई
कि आप कह रहे थे कि आप सर जफरुल्लाह खान की बात करते हुए जमात को क्यों बीच में ले आते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मिर्ज़ा क्या नाम सर जफरुल्लाह खान साहब जो थे बाउंड्री कमीशन के अंदर जमात को क्यों लेके आए थे। आपको पता है इस बात का, आपको इस बात का नहीं चले पढ़िएगा पढ़िएगा जरूर पढ़िएगा, लेकिन आपको ये बात तो पता है ना कि जमात मेरे सवाल का जवाब देते हैं। मेरे सवाल को पतीसे तो नहीं है यार, मेरे भी सवाल का जवाब। बाउंड्री उन्होंने पहली दफा जिंदगी में शायद बाउंड्री कमीशन का नाम सुना है। और नहीं, पहली दफा नहीं सुना भाई मैंने। क्या हो गया आपको शादी? अच्छा, बाउंड्री कमीशन के अंदर फिर अच्छा, फिर आपके लिए पॉइंट टू पॉन्डर ये है कि जिन लोगों ने आपको ये सवालात बताए ना, आप उनके सामने हमारे सवालात रख दें। और लेकिन जी सवाल नंबर 1 कि ये जो अल फजल कादियान दारुल अमान का मैंने आपसे हवाला पेश किया, जहाँ पर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद इनके खलीफा सानी ने पाकिस्तान के बनने के लिए जो पूछा गया कि क्या ये अमलन मुमकिन है, तो उस वक्त उसने इस बात एक सवाल है तो आप मेरी बात सुने। एक शख्स इंटरनेशनल अदालत का जज मुअय्यन होता है, आपको क्या लगता है ये डेजिग्नेशन बहुत मतलब आसान है, पतीसा है ये ऐसे वो चूरन है? डिपेंड करता है। देखिए मेरी बात सुने, यही तो बायस है ना, ये तो बायस क्रिएट किया गया है। मुझे एक बात बताएं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज जो है वो बंदा लगा है वहाँ पे, वो क्या रब्बा में तालीम हासिल करके लगा है या वो इंटरनेशनल लॉ को पढ़ के लगा है वहाँ पे? उसकी रिक्वायरमेंट क्या है आप चेक करें। और पहला शख्स कौन है जो मतलब भाईजान बात को समझने की कोशिश करें, वो कोई भी लग सकता है मेरे भाई। उसको स्पेशली जमात के साथ जिस लोगों ने जोड़ा है ना, उनका एक मकसद है जो वो अचीव करना चाह रहे हैं। यार मैं एक मुसलमान हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है शादी, आप हर चीज मतलब इंटरनेशनल कोर्ट का जज लगना आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, पतीसा है ये, जो मर्जी लग सकता है। यार मुझे बताएं लंदन का मेयर कौन है? भाई मुझे नहीं पता अभी कौन है यार। कौन है? ये लो, वो नहीं पता आपको, वो आपको नहीं पता। मतलब यार व्हाट द नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अगर वो जज लग गया है तो उसके बाद अमली तौर पे जब मैदान के अंदर आया है, जब ये अपने गुण और अपनी महारत दिखाने का टाइम, तो उस वक्त इन्होंने क्या किया? कोई मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मुझे आप प्रूफ दे दें कि बाउंड्री कमीशन के अंदर इन्होंने कोई काम किया हो, कोई अमली तौर पर इन्होंने इनकी कोई भी उसमें मुदाखलत हो, इन्होंने किसी भी तरीके से जो अंपायर मुकर्रर हुआ था उसको इस चीज़ पर इन्होंने कायल किया हो कि पाकिस्तान की बाउंड्री इस तरह होनी चाहिए। कोई एक सबूत मुझे कोई दे दे। मैं उस दिन भी आपसे ये मांग रहा था कि बाउंड्री कमीशन में इस बंदे का रोल क्या है? सिर्फ इतने के कायदे आज़म ने इसको नॉमिनेट कर दिया, गलती होगी उनसे। नहीं, एक बात है कि इनको लगता है ये जिसके लिए ये सीने बजा के मैं बता रहे हैं ना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो लग जाना, जिसकी ये बात कर रहे हैं, आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो वकील है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी बना के ऊपर इन्होंने बड़ी छातियाँ पीटी हैं, आपको पता है उसने मिर्ज़ा ताहिर की बेटी तूबा को तलाक दी हुई है, जिसके लिए मिर्ज़ा ताहिर ने अपनी आंखों में इतने मोटे मगरमच्छ के आंसुओं के साथ था, वो कहता है कि मुझे पता था उसकी तलाक हो जानी, लेकिन फिर भी मैंने ब्याह की। अब मैं सवाल ये पूछता हूँ कि जिसने आपको इंटरनेशनल ये कोर्ट ऑफ जस्टिस का वकील, जिसको आप जो ये इसके ऊपर तुरंत इम्तियाज़ कर रहे हैं, उन्हें बताएं कि उनके लिए ये बड़े मार्के की बात है कि वो इंटरनेशनल जो है वो मतलब जस्टिस का वो है वकील, या वो इस बात को जानते हैं कि क्या उसने मिर्ज़ा ताहिर मैन ऑफ गॉड की बेटी को तूबा को तलाक दे दी थी? अवैस भाई इसका जवाब नहीं दे रहा। देखिए अब मैं जो आप देखें, आप पता क्या कर रहे हैं, आप मुझे ना क्रॉस बातों में मिर्ज़ा ताहिर को तकलीफ नहीं हुई होगी जब उसकी बेटी को तलाक हुई होगी? देखिए ये अब अल्लाह यकीनन की होगी, ये बात तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम ये करें, अगर हम बात करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं ना शादी, स्टेप बाय स्टेप। अब सुनिएगा पूरा। आप अब जैसे मुझे यूसुफ भाई ने पूछा, 4-5 सवाल इकट्ठे हुए हैं, तो पहले इंटेंशन देखें। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद पाकिस्तान को बनता हुआ नहीं देखना चाहता था, ये तो मैंने साबित कर दिया कि नहीं कर दिया? जी हो गया ना जी। वो विजन में इंक्लूडेड ही नहीं था। तो इन लोगों का छातियां पीटना और ये आके कहना क्या हो जैसी बनाया है, किस काम का रह गया? हाँ, तो फिर ये कहा जाएगा कि क्योंकि आप उस विजन में शामिल नहीं थे,
लेकिन फिर भी आपने हिजरत की, आपने हिजरत लालच की बुनियाद पे की, क्योंकि आपको ये लगता था कि जिस अंग्रेज सरकार के लिए आपके बाप दादाओं ने घोड़े प्रोवाइड किए, आपके बाप दादाओं ने इतनी बड़ी किताबें लिखी, जहाद को हराम शाह करा साहब दिया, शाह साहब इसके तो अंदर आपको ऐड करें लगता शाह था साहब कि अब ये वो वक्त आ गया है कि उसका फल मिलने का वक्त आया है। शाह साहब ऐड करें, शाह साहब इसके अंदर ऐड करें तैयार तो मिल जाएगा। सर ये जफरुल्लाह ठीक खान, है। शाह साहब इसके अंदर ऐड करें सर जफरुल्लाह खान साहब। मैं आप अभी शुरू आप खुद ही सवाल से खुद ही जवाब ले रहे हैं और एलिगेशन लगाते हैं आप। अवैस भाई एक मिनट, सर जफरुल्लाह खान साहब उन ख्वाबों और रोयात को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब 1930 से देखना शुरू हो गए थे कि अब हमें हुकूमत मिलने वाली है। पहले चूंकि उनका ये जहन था कि जो अंग्रेज है वो हमें अपना नुमाइंदा बना के जाएगी, जब उनको पता चला कि ये तो होगा नहीं और आप पाकिस्तान जो है बन के रहेगा, तो सर जफरुल्लाह खान साहब ने वो ख्वाब और वो रोयात को पाकिस्तान के अंदर पूरा करने की कोशिश की। दिस इज द रीजन वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की बात के अगेंस्ट जाके पाकिस्तान बनाने के अंदर थोड़ी बहुत अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा था। और फिर इसमें मुझे आप बताएं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये जज था, जब इसने जून के अंदर इसने वो नौकरी छोड़ी है, उसके बाद ये बंदा भोपाल का, जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, नवाब हमीदुल्लाह खान का ये मशीर मुकर्रर हो गया, उसने अपने पास मशीर रख लिया। ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बंदा है, बारट लॉ उसने किया हुआ है, बैरिस्टर है, लॉ वो पढ़ चुका है, लॉ पढ़ने के बाद उसको मिनिस्ट्री चाहिए, उसको खारजा की। अगर तो वो अपने फ़न के अंदर माहिर था, अगर उसको ये पता था कि मेरा काम और मेरी जो फील्ड है वो लॉ और कानून की है, तो इसको चाहिए था लियाकत अली खान साहब शहीद को, ये कहता है कि जी मुझे आप कोई ऐसा काम दे जिसमें मैं महारत रखता हूँ। तो वहाँ 4 वजारतों में से एक इसने अपने मुंह से मांग के, ये मैं बात जो कर रहा हूँ ना इसके मुंह की बातें हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात मौजूद है आज भी। तो इसने खुद कह के, लियाकत अली खान ने 4 वजारतें इसके सामने रखी थी जिसमें से एक इन्होंने चूज किया। अगर ये बंदा अपने माहिर था तो इनको चाहिए था कि कानून की वजारत लेते, उनको कहते जी मुझे कानून का कलमदान दे, मैं इसमें माहिर हूँ। दूसरी बात ये कि वजारत खारजा लेने का मकसद ये था, वजीर खारजा जो होता है ना वो तकरीबन नायब वजीर आज़म होता है, उसके इतने इख्तियारात होते हैं, उसकी पॉलिसीज, उसका जो किरदार होता है वो इसीलिए खारजा पॉलिसी के ऊपर वो ज़्यादा उसकी नज़र होती है कि उसने पूरी दुनिया के अंदर उसने विजिट करना होता है। अगर इस चीज़ को आप लेकर के ये कह दें कि जो बड़ा वो काबिल था, बड़ी उसके अंदर था, ऐसी कोई हमें किसी तारीख में ऐसी कोई बात मिलती नहीं है कि उसकी काबिलियत की वजह से उसको ये वजारत दी गई थी। ये ज़ाती तौर पर ये तो खुद वापस जाना चाह रहा था, और इन्होंने जब क़ायद आज़म ने कहा कि जी आप उनसे मिलकर, ये उसकी मुँह की बातें बता रहा हूँ मैं, ये ऐसे नहीं कि किसी ने आके मुझे बता दिया या किसी ने, ये खुद इसका बयान आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है गूगल पे। तो वहाँ इसने मुंह मांग के लिए वजारत कि आप मुझे ये वजारत दे दें। 4 वजारतें इसके सामने रखी गई थी कि ये मेरे पास फारिग पड़ी हैं, इनमें से कोई आप एक ले लो। तो इन्होंने कहा जी मुझे आप वजीर खारजा की कलमदान दे दें। अब वजीर खारजा के बाद अगर आप ये कहते हैं कि OIC के इजलास में गया था, ठीक है, नया नया पाकिस्तान बना था, इसमें हमें कोई दो राय नहीं, हम तो लुटे पुटे थे, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। हम तो जो पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो तो मुझे अगर आप बात करने देंगे ना, अगर आप मुझे बात करने देंगे तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब 4 लोगों ने बातें की हैं, तो मैं भी जरी बात है रिप्लाई रिस्पॉन्ड तो मुझे करने देंगे इसके ऊपर। अच्छा, पहली बात यह है, देखिए सर जफरुल्लाह खान साहब जो है ना, पहली बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जिसे कहते हैं, मैं जज की हैसियत से खिदमात सदन में दी है। उनका किरदार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम के लिए बायस फ़ख्र रहा है। अच्छा, मैं आपको रेफरेंस दूंगा बाद में कि मैं पढ़ कहाँ से रहा हूँ, अभी रेफरेंस दो, बाद में नहीं, अभी दो, जैसे हमसे मांगते हो अभी दो। तो अभी आपने कौन से रेफरेंस दिया? अभी तो कोई दिया नहीं आपने। मैंने तो अभी आपको अल-फज़ल का रेफरेंस दिया है, शाह साहब ने अल-फज़ल पढ़ के सुनाया, आप क्या हो गया आपको? आपने लगा, आप मेरी बात सुने, देखिए बात पता क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप मेरी बात सुन ले, आप मुझे चलने दो। रेफरेंस देना जहां से आप रेफरेंस देना, ये जफरुल्लाह के मुंह की बात बता रहा हूँ, जफरुल्लाह का बयान मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नहीं, पहले इससे रेफरेंस मांगेंगे, मैं तो इससे रेफरेंस मांगूंगा। भाई जी रेफरेंस बताएं। ओके, मैं आपको रेफरेंस दूं। भाई सारे सरदारी मुसलमान इकट्ठे होए ने, इन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रेफरेंस तो बगैर नहीं चलना, तो दियो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ मारो ਚੱਕ ਕੇ रेफरेंस। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਆ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜਨਰਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤੈਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਦਈਏ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਰਗੜਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਰਗੜਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। वैस भाई सोर्स बताने में इतना मसला आ रहा है, चैट जीपीटी बता नहीं रहा source। विकीपीडिया से आगे जाना पड़ेगा ना, विकीपीडिया पे ये डिटेल डाली किसने? इंसाइक्लोपीडिया है। मैं असल में मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, वो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, लेकिन मैं असल में उसकी एग्जैक्ट निकाल रहा हूँ ताकि आपको किताब के साथ। वैसे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर वो है बाय इट्स ऑन सेल्फ, उन्होंने भी इनकी रिकमेंडेशन, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या क्या सरंजाम किया हुआ ना, तो वहां से भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, एक मिनट आप समझ बताएं बताएं। अच्छा साहिल भाई, मैंने आपसे एक सवाल पूछना। जी भाई। अच्छा साहिल भाई, किसी का किसी के ओहदे पे होना एक फखरिया बात है या उसके ओहदे के बाद कुछ अचीव करना बड़ी बात है? अचीव करने बड़ी बात होती है। हाँ, तो अचीवमेंट क्या कि उसको हम वो एज अ कौम प्रेजेंट कर रहा था, ये अचीवमेंट है? कख भी अचीवमेंट नहीं है, बल्कि सको भाई ये तो आप कह रहे हैं ना कि अचीवमेंट कोई नहीं है ना, बस क्या अचीवमेंट कुछ नहीं थे तो आपने फॉरेन अफेयर की मिनिस्ट्री क्यों दे दी उनको? अचीवमेंट कुछ नहीं थे 1969 मेरे भाई के मेरी इजलास में बात क्यों भेजा? सुनो यार आज एक तक मिनट, पाकिस्तान बुढ़ा चल भाई। कैसे रहा, आपको नहीं पता कि क्या अचीवमेंट पाकिस्तानी के? मैंने आपको पहले बताया है कि इसको दी नहीं है, इसने ली है भाई, मिनिस्ट्री इसने ली है। मैं आपको मेरे अच्छा। आप चैलेंज कर दे, मैं इसका मुंह का बयान इसका पेश कर देता हूँ कि इसको बुला के ये नहीं कहा कि वजीर खारजा के लिए बड़ा काबिल कोई आदमी चाहिए। उन्होंने कहा यार, वजीर आजम ने कहा 4 वजारतें मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो 4 में से अच्छा, ये मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ, ठीक है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट के ऊपर से लिखा हुआ है कि जज सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब, नेशनलिटी पाकिस्तान है, आइडेंटिटी, मतलब यार ये तो आप लोगों को फख्र करना चाहिए इस पर। देखें उनकी नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तानी, ठीक है? अच्छा, उनकी आइडेंटिफायर जो है जफरुल्लाह खान साहब है, और वाज मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ इन द कोर्ट मेंबर ऑफ, अच्छा ये सारी उनका यहाँ पे जज स्टार्ट ईयर 1954 से लेके पहला साल था। फिर तो हमें मलाला को नोबेल इनाम के ऊपर भी फख्र करना चाहिए, चाहे उसकी कंट्रीब्यूशन थी या नहीं, लेकिन फख्र तो करना चाहिए हमें, पाकिस्तानी थी, है ना? फख्र करना चाहिए। पाकिस्तान को बदनाम करके उसने नोबेल अवार्ड लिया, तो हमें फख्र करना चाहिए। तो इन्होंने आपको कौन सा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैस भाई किसी और को मौका दे दें प्लीज। आप ले ले भाई मौका, मुझे तो बोलने नहीं दे रही आप। राणा साहब एक आपको मिनट, आपको पता है कि पाकिस्तान में थोड़े चंद साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो एक हिंदू भी रह के गए। जी ठीक है, वो चीफ थे, ठीक। तो इससे क्या मकसद कि हिंदुओं की जो सारी बातें हैं, जो क्राइम है, हम उनको भी मान ले साथ। तो एक बात तो माने कि वो एक अच्छे इंसान थे, ये तो कम से हम कब कोई गालियां देता है पाकिस्तान में? जफरुल्लाह खान साहब को किसने गालियां दी हैं? आज मुझे समझाया नहीं भाई, अवैस भाई आप गलत बात कर रहे हैं। आप एक मिनट मैंने कभी बात नहीं की थी, आपने कहा था वो आपका कोई ऐसा बंदा भी कौम उन्हें ही जेंट हीरो है। नहीं कह रहा, वो ठीक आपने है, कहा था हर वो बंदे ऐसा पर तफजात कौम होते हैं आपके किसी हीरो न है। किसी को। अच्छे इंसान होने में और कौमी हीरो होने में बहुत फर्क है। यार देखिए बात सुने, आप सारे बोल पड़ते हैं, वैस भाई जवाब देने लगे थे, मैं सुनना चाह रहा हूँ, उन्हें मौका दें। वो रेफरेंस के साथ बात करते हैं, हमें नहीं करते, रेफरेंस के साथ वो बता रहे हैं। तो वैस भाई आप जवाब दें, अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखें, फिर आप लोग क्वेश्चन करें, क्योंकि समझ नहीं आ रही है। वही वो बात असल में करने नहीं देते ना, बात उधर हो गई। मैं टाइमर लगाता हूँ, सारे रेफरेंस के साथ जो मैं टाइम लगाता हूँ, मैं टाइमर लगाता हूँ अपने ऊपर ना। जी जी नहीं वो आपको मौका दे रहे हैं। एक मिनट, उसने डॉक्टर डू ने रोक दिया सबको। आप अगर कहेंगे ना, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि जी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वो जज मुकर्रर हुए, वो वजीर खारजा रहे, उन्होंने OSI का इजलास अटेंड किया, भाई ये तो हमें पता है, ये ठीक है, ये उन्होंने किया, इन ओहदों पर वो तैनात रहे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने, हाँ बोलें। मुझे अब 2 मिनट आपने रोकना नहीं है, 2 मिनट जब मैं बोल लूँ उसके बाद आपने जो बात करनी है उसके बाद कीजिएगा। बोलें सर जफरुल्लाह खान का बाउंड्री कमीशन में किरदार क्या था जी? अच्छा जी, इसके अंदर ये आता है जी, कानूनी और आईनी रहनुमाई। सर जफरुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग के लिए वो तमाम कानूनी नकात और दलाइल तैयार किए जो रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन के सामने पेश किए गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो कानूनी नुकात किसने तैयार किए थे? सर जफरुल्लाह खान साहब ने तैयार किए थे, जो किसके पास पेश किए थे? रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन के पास पेश किए गए थे। नंबर 2, मुस्लिम अक्सरियत इलाकों को पाकिस्तान में शामिल करने के दलाइल, ये सबसे पहले जनाब जफरुल्लाह खान साहब ने पेश किया था कि जहां पे मुस्लिम अक्सरियत है उसको मुसलमानों का हिस्सा बना दिया जाए। रोकना नहीं है, मुझे रोकना नहीं है। तारीखी, जुग्राफियाई और आबादीती हकायक पर मुबनी रिपोर्ट्स भी सर जफरुल्लाह खान ने तैयार की थी कि तारीख
के अंदर तारीख क्या है, जोग्राफिया क्या है और आबादी के हक़ाइक़ पर मुबनी जो रिपोर्ट थी, ये भी सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने तैयार की थी। अच्छा, करारदाद लाहौर जो 1980 को मसूदा जो तैयार किया गया था, करारदाद का पाकिस्तान का जो 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई थी, इसका असल मसूदा सर ज़फ़रुल्लाह खान ने ही तैयार किया था। बाखुदा ये मैं हमारी अपने सोर्स पढ़ रहा हूँ, सोर्स भी बता दूंगा आपको साथ में। इस करारदाद की बुनियाद और पाकिस्तान का मुतालबा किया गया था और बाद में सरहदों का तयन हुआ था। नंबर 3, मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी की रहनुमाई। रेड क्लिफ कमीशन में मुस्लिम लीग की तरफ से जिन नुमाइंदों के बराह रास्त हिस्सा लिया, जैसे कि जस्टिस दीन मोहम्मद, नवाब मोहम्मद इस्माइल, मौलाना जफर अली खान, इन्हें कानूनी मशवरे और दस्तावेज और सबूत से सर ज़फ़रुल्लाह खान जैसे माहिरीन ने फराहम किया। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करना, सर ज़फ़रुल्लाह खान ने अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया और दीगर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों के मौक़िफ़ को कानूनी और बावकार अंदाज में पेश किया। वो अंग्रेजी जुबान और आलमी कानून के माहिर थे। मेरा जो रोना झंडा है कि वो आलमी कानून के माहिर थे, इसलिए वो आलमी अदालतों के जाके वहां पे जज भी बने हैं। तो वो अंग्रेजी जुबान और आलमी कानून के माहिर थे, जो कायदे आजम के बाद मुस्लिम लीग की बड़ी ताकत रखते थे। अच्छा, इसके बाद जरा देखें, रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन क्या था? तकसीम हिंद से पहले पंजाब और बंगाल की हदबंदी के लिए इसको बनाया गया था। इसकी सरबराही सर सैरियल रेड क्लिफ ने की थी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसे अपने नुमाइंदे के तौर पर, मतलब इसके ऊपर उन्होंने काम किया था। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब हम जब बैनुल अक़वामी अदालत में जाते हैं तो अहद कज़ा किया कि 1954 से लेकर 1961 तक इन्होंने जज की हैसियत से इंटरनेशनल अदालत में ये जज रहे हैं और दोबारा फिर 1964 से लेकर 1973 में दोबारा फिर जज मुंतखब हुए हैं। 1970 से लेकर 1973 तक सदर भी रहे हैं इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट के, और वो पहले और वाहिद पाकिस्तानी थे जो इस ओहदे तक पहुंचे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आलमी सतह पर जो इन्होंने किया, फलस्तीन के हक में इन्होंने आवाज जो बुलंद की थी, मुसलमानों का मौक़िफ़ जो था सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के और ICJ के पास जो लेके गया था फलस्तीन का, वो सिर्फ और सिर्फ सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब लेके गए थे। अफ्रीकी व एशियाई ममालिक के साथ हमदर्दी, नो आबादियाती निज़ाम से मुतासिर ममालिक जैसे अलजायर, इंडोनेशिया, कीनिया, नाइजीरिया वगैरह के मुकदमात पर इन्होंने अक्सर इनके ममालिक की खुद मुख्तारी के हक में भी आवाज़ उठाई थी। ठीक है, किरदार और शख्सियत वो उसको छोड़ देते हैं, उसका आप लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होगा। खैर, तो बहरहाल बात ये है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये को मैं पतीसे और पापड़ बेचने की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये उनका मैं रोल बता रहा हूँ। इंटरनेशनली वो इतना ग्रिप थी उनकी, और हम आगे गए यार, उन्होंने बस एक ड्यूटी सर अंजाम दी, एक हल्के से मुझे ये बात कह दें, तो मेरा ख्याल है कि ये तो अच्छी बात है। रेफरेंस बता दे। 2 मिनट हो गए, 1 मिनट 2 मिनट हो गए, हो गए। अब हम बोल लें। यूसुफ भाई रेफरेंस ले ले पहले। ना दें रेफरेंस, ना दें रेफरेंस आपने साहिल भाई के लिए देना, दे दे रेफरेंस दे दें बेशक। हमने खुद भी पढ़ के देखना कि क्या वाकई नहीं, मैं कहता हूँ साहिल भाई 1 मिनट, इन्होंने माशाल्लाह इन्होंने जोश खताबत के अंदर 2 मिनट लिए हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 बातें की हैं। 2 बातें की हैं। एक ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये जज मुकर्रर हुए, दूसरी ये कि बाउंड्री कमीशन के ये मेंबर मुकर्रर हुए, बाउंड्री कमीशन के सामने जब पेश हुए रेड क्लिफ के सामने। ये 2 ही बातें हैं, इसको बस अंदाज इनका थोड़ा जा रहा आना था, बातें 2 ही पेश की हैं इन्होंने। बाउंड्री कमीशन के लिए जब ये मुकर्रर हुए हैं भाई, ये अकेले बंदे नहीं थे, 2 बंदे मुकर्रर हुए थे, एक ज़फ़रुल्लाह, दूसरा मलक मुनीर अहमद। मुझे मेरी बात सुन ले, जब इनको मुकर्रर किया ना, मैं ये अब आप ये कह रहे हैं लिखी हुई बात, मैं कह रहा हूं ज़फ़रुल्लाह के मुंह की बात, जो ज़फ़रुल्लाह अपने मुंह से बता रहा है अपनी स्टोरी, ये दास्तान ज़फ़रुल्लाह जो अपने मुंह से बता रहा है, वो मैं भी पेश करूंगा यहाँ पे। दूसरा मोबाइल मेरा उठाएं प्लीज, मोबाइल और दूसरा पे मेरा उठाएं। ज़फ़रुल्लाह कहता है कि मुझे मैं जब भोपाल का मशीर था ना, तो मुझे कायदे आज़म ने बुलाया। उन्होंने कहा जी कि अभी हमें यहाँ पे इसके लिए ज़रूरत है, बाउंड्री कमीशन के लिए हमने हदबंदी के लिए हमें बंदे की ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि ये काम आप सरअंजाम दें, हम आपको टीम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फ़ौरन बाद इसका क्या काम बनता था कि इसकी तैयारी पर लग गया था ये बंदा। उसके बाद इंग्लैंड चला गया फ़ौरन ही नेक्स्ट डे, और कायदे आज़म को बताया कि जी मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो मैं आऊँगा 10-15 दिन बाद, तो फिर कर लेते हैं। कि ये हफ्ते 1.5 बाद ये वापस आया, वापस आके अभी ये बंदा पूछ रहा है कि जी हाँ जी क्या डॉक्यूमेंटेशन बनाई है। जिम्मेदारी तो अगर तुम्हें दी है तो काम तो इसका बनता था। इस बंदे ने कोई पेपर वर्क नहीं किया, ये लोगों को पूछता रहा, मलक मुनीर अहमद को पूछता रहा कि इसका पेपर वर्क क्या है, हमने कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। फिर जितने भी पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स में जो फाउंडर थे, उनके साथ इनकी मीटिंग हुई। अब कई लोगों को मुझे नाम याद नहीं है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा, जिसके अंदर 2 मुझे थे, एक दौलताना साहब, उनका नाम याद है, नवाब ममदोट,
और एक दो और जो लोग हैं, इनकी इसने मीटिंग बुलाई है उनके घर उसकी ममदोट की हवेली के ऊपर, उनके घर के ऊपर। वहां बैठ के इसने कहा जी हमें वहां ये बात सिर्फ ये कह देना कि जफरुल्लाह के साथ एक पूरी टीम थी जो लोग माहिर थे कानून के, जो ये पूरा पेपर वर्क कर रहे थे। जब ये मुकर्रर हो गया ना रेडक्लिफ मुकर्रर होने के बाद इन्होंने कायदे आजम से कहा कि ये बंदा जो है ना मुझे बाइस लग रहा है, तो आप जो है ना इस तरह करें कि आप इनको कहें कि बदल दें, जो कमीशन है ना उसको बदल दें, क्योंकि इसने पहले ही रेडक्लिफ ने पहले ही आके कह दिया कि जी हमारे पास कोई डिटेल मौजूद है बाउंड्रीज की। अब जब इनके पास डिटेल मौजूद थी, इन्होंने कहा जी हम हेलीकॉप्टर के जरिए हम ऊपर से मुआयना करेंगे जहाज के ऊपर से कि देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ इसके हदबंदी कैसे हो सकती है। इन्होंने एक जो पेश की थी, ये जो पाकिस्तानी ग्रुप था जिसके अंदर जफरुल्लाह का नाम पहले आ रहा है, बाकी लोगों का नाम ही नहीं ले जाता, मलक मुनीर का खास तौर पे, उनको ये कहा गया कि आप इसको इस तरह करें कि जैसे थाना वाइज है ना, जो जो थाने आते हैं उसके साथ, या जो तहसीलें हैं तहसील के हिसाब से जो इलाके हैं ना उसकी आप बाउंड्री मुकर्रर कहने, क्योंकि जो पाकिस्तानी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं जहां रहते हैं बसते हैं, उनको आप तहसील वाइज आपको डिवाइड कर दें, तहसील के हिसाब से आप उसको ऐड कर लें, ना कि जिले के हिसाब से। लेकिन इनकी कोई बात नहीं मानी गई। उन्होंने जो रेडक्लिफ ने जो अपनी बाउंड्री उसने अपने जेहन में, या उसको ये बताया गया था कि ये बाउंड्री हमने बनानी है, ये खींचनी है, वो बाउंड्री इन्होंने खींच के इनके वाले कर दी। जफरुल्लाह साहब वो जो भाई ने पहले बात की थी ना कि खाली ओहदा ले लेना ही कमाल नहीं है, ओहदा लेने के बाद उसके ऊपर काम करना, अमली तौर पर उसको मनवाना, वो कमाल की बात है। इन्होंने बाउंड्री के अंदर, ये जफरुल्लाह खुद अपने मुंह से बता रहा है कि हमारी कोई नहीं सुनी गई, हमें तो पता ही नहीं है, इन्होंने लिखी पढ़ी आके हमें बता दिया कि ये बाउंड्री है, बस हम घर पे आ गए हैं। और जब ये इन्होंने पेश होना था रेडक्लिफ के सामने, पेश होने के लिए मलक मुनीर को मुकर्रर किया था कि ये जाके दलाइल देगा। जब भी इनके पास पहले आ गई रिपोर्ट आ गई कि उन्होंने तो बाउंड्री पहले ही उन्होंने खींच दी है, बाउंड्री मुकर्रर कर दिया, हदबंदी हो गई ऑलरेडी, तो अब वहां तो पेश होने की जरूरत ही नहीं है। तो मलक मुनीर साहब वहां पे पेश ही नहीं हुए। इन्होंने जो बाउंड्री के लिए इन्होंने जो पेपर वर्क किया था, जो इन्होंने तैयारी की थी, उसका कमाल तब होता कि ये वहाँ पे नल इनवाइट करते या उसको मानने से इनकार कर देते कि हम ये नहीं मानते, हम अपने दलाइल देंगे, हम इसको अपनी कानूनी हैसियत के हिसाब से हम इसको बताएंगे कि हमें कैसा चाहिए मुल्क। सिर्फ ये नाम कर देना कि जी बाउंड्री कमीशन का एक मुकर्रर हुआ था, कमीशन मुकर्रर हुआ था और उसके बाद इनकी बड़ी मुहारत है। भाई इन्होंने किया क्या है, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। ठीक है मैं आज भी ठीक है वो मिर्ज़ई है कादियानी है, डजंट मैटर। अगर इन्होंने पाकिस्तान की बाउंड्री के लिए, मुसलमानों के लिए कोई ऐसा काम किया, हम बिल्कुल मानेंगे, वल्ला मानेंगे, लेकिन बताएं तो सही ने किया क्या है। जब किया ही कुछ नहीं है, मैं थोड़ी इसको तमगे बनाना शुरू कर दे। सिर्फ कायदे आजम का एहसान लेना है, जिस बंदे ने एहसान दिया इसको वजीर आजम के लिए, वजीर आजम को भेजा कि इस बंदे के लिए कोई काम है तो दे दो, उसका जनाजा नहीं पड़ा। और आप ये कह रहे हैं कि जी ये ला को बड़ा कानून, मैंने आपको बताया ये अल्लामा इकबाल का शागिर्द था, अल्लामा इकबाल से ये पढ़ता था फलसफा और इंग्लिश इसने अल्लामा इकबाल से पढ़ी है। अल्लामा इकबाल के एसोसिएशन में रहकर इसने ला सीखा है, अल्लामा इकबाल से ही ला सीखता रहा, उस बंदे का जनाजा नहीं पड़ा। हम यहाँ पे इसलिए कहते हैं मुनाफिकत ये है अपना उस्ताद भी कहना और कायदे आजम सबसे बड़ा अपना कायद मुकर्रर जिसको मानना, उसका जनाजा ना पढ़ना और उसको ये कहना ये काफर है, ये मुनाफिकत नहीं हो तो और क्या। आप सामने उसको कायदे आजम कह रहे हैं, जनाजे वाले दिन कह रही है ये काफर है। हम इस चीज पर बात कर रहे हैं कि ये बंदा मुनाफिक था, ये बंदा गद्दार था, ये सिर्फ अपने चक्रों में था। ये यहाँ पे नौकरी कर रहा था बशीरुद्दीन महमूद की, जिस ये मिशन के ऊपर था, जिस पर्पज के लिए यहाँ पे वहां पे कर रहा था, ये इनका हुआ नहीं। ठीक है यूसुफ भाई एक मिनट दीजिएगा जरा। राणा भाई अनम्यूट करें जरा आप। यार मुझे रेफरेंस ऑफ एस चाहिए आपके, बस मैं इतना कर रहा हूँ। मैं आपको सेंड कर देता हूँ। नहीं मुझे अभी चाहिए, बताओ यहाँ पे ऑनलाइन बताओ। और भाई मैं रेफरेंस के साथ ही बात करता हूँ साहिल भाई, परेशान ना हो। के ऊपर भाई रेफरेंस के नाम ले लो कि मैंने यहाँ से ये पढ़ा है, बस बात खत्म। ये मैंने पढ़ा है, एक मिनट ठहरो, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं एंड्रिया और पब्लिशर है इसका मार्टिनस नेजोजोफ पब्लिशर है। इनकी किताबें भी मैं आपको पूरी स्कैन करके वो भी आपको भिजवा देता हूँ। दूसरी जो है एक ऑफ है एशियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पब्लिशर वो है, और वेक्टर कैटन ये उसकी मैंने पढ़ी है। ये भी जर्नल लिंक इसका जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के अंदर से मैंने उठाया। ठीक है, ये इनके रेफरेंसेस ही हैं, सारे बाहर के लोग हैं। अच्छा एक मिनट राणा नवीद भाई, मैं आपने पूछा यार ये
अभी आप कह रहे हैं सारे आप कह रहे थे आपके लोग हैं, आप कह रहे हैं सारे बाहर के लोग हैं। वैसे भी आर यू ओके? तो ये बाहर जमात अहमदिया से तल्लुक नहीं है इनका। नहीं, आप तो कह रहे थे आपके लोग हैं, हमें कह रहे थे आपके लोगों ने अभी कह रहे हैं वो आपके लोगों का भी रेफरेंस देता हूँ, मैं आपके लोगों का भी रेफरेंस दे देता मैं हूँ। वही मांग फिर रहा हूँ, आप वही मांग रहा हूँ, मानेंगे ना, आप उनको भी जमात कादियान से मिला दें। नहीं, वही मांग रहा हूँ ना, दे देना, बता देना, मेहरबानी होगी। ऐसे अच्छा वो भी अब मुझे 2 मिनट दे दें यार, वो मुझे निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट दे दें आप, आपकी मेहरबानी है। अब राना नवीद भाई आपने कहा यार ये टॉपिक जो है, अच्छा 1 मिनट दे तो सही साहिल भाई प्लीज यार। अच्छा राना नवीद भाई आपने कहा कि एक ही टॉपिक को दोबारा डिस्कस करने का कोई मकसद नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये एक मेजर जनरल है, इनका नाम है इफ्तिखार जंजुआ, आप इनको जानते हैं? जी मैं जानता हूँ। नवीद भाई जानते हैं आप? नाम सुना हुआ जी। मैं जानता हूँ सुभाष कौन है भला ये? मिर्ज़ई मिर्ज़ई। यार यूसुफ भाई 1 मिनट चुप तो करे, अब 1 मिनट ठहर तो जाएगा। नवीद भाई आप जानते हैं इनको? जी मैंने नाम सुना हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये मिर्ज़ई हैं या मुसलमान। अच्छा मेजर जीज भट्टी का नाम सुना है आपने? मेजर जीज भट्टी का नाम सुना है? जी सुना हुआ। वो कौन थे भला, क्या किया उन्होंने? मेजर जीज भट्टी साहब शहीद हुए वतन तो ये जो जनरल इफ्तिखार जंजुआ साहब हैं, इनका नहीं पता, इन्होंने जो गाजी हुए थे, पता नहीं इन्होंने गाजी बन के बहुत सारे क्रिश्चियन है, बहुत सारे हिंदू हैं जो मुसलमानों के लिए लड़ते हुए। बात तो सुन भाई, कोई क्रिश्चियन की तो बात ही नहीं, ये कोई दलील नहीं है ना मेरे भाई। अभी तो मैंने दलील ली नहीं है। चलो ठीक है, बात पूरी कर लिया। अच्छा बात यह है कि ये भी शहीदी हुए थे, गाजी नहीं हुए थे। मैंने जानबूझ के गाजी का वर्ड इस्तेमाल किया ताकि मैं पता जान सकूं कि क्या आपको पता था कि इनको भी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी तरह एक का नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस साहब, ठीक है। अब ये वो शख्सियत है, और इसी तरह सादिक साहब जो 2000 से पहले के निसाब में तो हमें इनके नाम मिलते हैं। 2000 के बाद ऐसा क्या हुआ कि निसाब के अंदर से इन लोगों के नाम निकाल दिए गए? जो कौमें अपने हीरों को भूल जाती हैं, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, और सिर्फ इस वजह से कि वो जमात अहमदिया से हैं उनका नाम निकाल दिया जाए, तो क्या ऐसी कौमें जिंदगी में तरक्की कर सकती हैं? नवीद भाई आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी सबसे पहले बात यह है कि किसी भी बंदे की जो कुर्बानी वतन पाकिस्तान के लिए खालिस है ना, उस पर हमें कोई नहीं मसला, ठीक है। उन्हें आप शहीद कहें या कोई दर्जा दें, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन किसी को आप इसलिए पेश कर रहे हैं कि जनाब हम कोई जमाते कादियान के लिए इतनी बड़ी नफरत रखते हैं कि अगर जफरुल्लाह खान साहब ने कोई काम किया है तो हम जी मुसलमान सारा दिन बैठ के उनको गालियां देते हैं। कभी सुना है? कभी सुना है? बात नहीं की। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है? तो फिर आप मैंने सवाल मौजू लेके क्यों 2-3 हफ्ते से ये मौजू लेके क्यों बैठे हुए हैं, जिसका मकसद ही कोई नहीं। जहां तो मैं कह रहा हूं ना कि कोई काम नहीं, अभी यूसुफी भाई कह रहे थे कि अगर चौथा को भूल के बैठी हुई है, आप कह रहे हैं कोई मकसद नहीं है। एक मिनट भाई, आपने इतनी बड़ी तकरीर की और आप 2 काम सिर्फ साबित कर सके, वो भी छोटे छोटे काम, ठीक है। अगर क्योंकि उनका काम था, कोई भी वजीर दाखिला होता, वो ना होते, उनकी जगह कोई और वजीर दाखिला होता, वो ये काम कर जाता, तो ये कोई बढ़ाई की बात तो है ही नहीं। मुस्लिम अक्सरियत इलाके हमें दिए जाए, ये बात छोटी है यार ये तो भाई उनका काम है ना, उनका काम था जो भी, तो ये भी तो आप जाने ना कि बहुत सारी ये नहीं तो आप अच्छा वैस भाई पाकिस्तान के अगर आप लिटरेचर पढ़े, अगर आप लिटरेचर पढ़े इनका, तो ये तो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, ये भी आप जानते हैं। राना भाई मैंने जाना है, मुझे सिर्फ दो पॉइंट, क्या नाम है अवैस भाई, आर यू मोर इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल मोर देन अल्लामा इकबाल? नो। मोहम्मद अली जिन्ना? नो। पंडित जवाहरलाल नेहरू? नो। देन इफ दे से they are anti-Pakistani, then you believe? Okay, now be honest with yourself. Okay. Why they take a guy from Jamaat Ahmadiyya and they give him a very big responsibility according to international law to be participate all in the international justice places? Why the two people are like, आप क्या समझते हो, वो दोनों लोग पागल थे? वो there are two phases when they don't know about him
when they know. ये बात है, इसको कहते हैं बाइस्ड। कैसे बाइस्ड? यानी आप कहते हैं कि लामा इकबाल ने ये जो कहा था कि कादियानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के गद्दार है, दे बाइस्ड थे वो? मैं ये कह रहा हूँ कि लामा इकबाल, मैं कहता हूँ जमात अहमदिया को एक साइड पे रख दें। मैं कहता हूँ सर जफरुल्लाह खान साहब ने जो काम किया, क्यों सर मैं जफरुल्लाह खान की बात ही नहीं कर रहा। लामा इकबाल ने क्यों उनको अपने अंडर रखा, बस ये मुझे बता दें आप। मैं बताता हूँ, मैं अगर इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ टू द पॉइंट खुली बात करके जाने लगा हूँ। अल्लामा इकबाल ने जब ये कहा था कि ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं, आप मानते हैं उनकी बात को या कहते हैं कि वो बाइस थे? एक गद्दार को अपने नीचे क्यों रखा, स्टूडेंट क्यों रखा है गद्दार को? मैं पूछ, इसका सवाल आएगा, लेकिन आप अल्लामा इकबाल की इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? बस बात खत्म करें। मैं अल्लामा इकबाल की इस बात को मानता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो वापस आके ये कहा था कि अगर अंग्रेज की हुकूमत को यहाँ से खत्म करना तो उनको जासूसों को यहाँ से निकालो, यानी कादियानियों को, तो आप इसकी बात को मानते हैं? अल्लामा इकबाल ने क्यों रखा इनको भाई? भाईजान पहले सोली बात तो मुतफिक कर लेना कि पहले चीज क्या है। मैं कहता हूँ कि भाई ये लोग पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। अल्लामा इकबाल ने क्यों रखा? ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी कब बनी थी? क्या कब बनी थी? ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी कब बनी थी? ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी मैं अभी आपको बता देता हूँ कब बनी थी। इन्फॉर्मेशन आपको है कोई नहीं, आप यहाँ पे उधर चैट जीपीटी गूगल सर्च मार के आगे बहस करना शुरू कर देते हैं वैसे भाई। अब ये कब बनी यार, ये अब आप बेतुकी बात करें ना, मतलब कब बनी भाई? उससे क्या जब भी बनी 31 जुलाई 1931 को बनी भाई। जब भी बनी थी, इसका सदर कौन था ये भी बता देंगे। इसका कौन अल्लामा इकबाल थे। चलो ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन का हाल है। अब ये देखे ना, अब ये तो आपका प्रॉब्लम है कि इन्फॉर्मेशन आपको ये है। और यार यूसुफ भाई, ये मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं, वो इसके जो थे फाउंडर वही हैं, ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी की बुनियाद। मेरे भाई जाके तो अपनी इन्फॉर्मेशन जाके ना, एक मिनट, आज जब ये ब्रॉड बंद होगी ना वैस, तुमने सिर्फ इतना करना है कि ये जो ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी बनी थी, इसके ऊपर रिसर्च करके बतानी है कि ये किसने बनाई थी और इसका पहला सदर क्यों था और उसके पहले सदर ने इस्तीफा क्यों दिया था, और फिर अल्लामा इकबाल साहब इसके सदर बने थे, क्यों बने थे, और फिर अल्लामा इकबाल ने भी इससे इस्तीफा दे दिया था, क्यों दे दिया था। आपको जब ये चीजें पता चलेंगी ना, आप फिर मुझे बताइएगा कि अल्लामा इकबाल ने मोहम्मद इकबाल या इसको क्या था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर और नवाब सर जुल्फकार अली खान। चलो गलत है, चलो ठीक है, नहीं बस ये वैस भाई देखें, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। साहिल भाई, मुझे ये सारी बातें नहीं पता, कितना आसान है। वैस भाई आप भी कह दें, कोई मसला नहीं। यार अहमद भाई, ये ना बस मुझे गलत साबित करने पे तुले हुए हैं। नहीं, का जवाब तो ये दे नहीं रहे। मैं कहता हूँ साहिल भाई, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं मुझे नहीं पता यार, इसमें मेरी कोई कमी हो जाएगी भाई। आप बता दें। अगर आपको नहीं पता, आप मुझसे बहस तो नहीं कर रहे, आप कह रहे भाई मुझे नहीं पता। अब ये बंदा बहस करके बनवाना चाह रहा है कि नहीं, जो मैं बात यहाँ से अनऑथेंटिक सोर्स से लेके बात कर रहा हूँ वो मानो, लेकिन जो आप बयान करें वो मैं नहीं मानूंगा। मैं कह रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल ने इनको क्यों रखा भाई, आप ये तो मुझे बता नहीं रहे यार। अल्लामा इकबाल इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज में पढ़ाते थे, वहाँ पे एक नहीं हिंदू भी पढ़ते थे यार, वहाँ पे क्रिश्चियन भी पढ़ते, सारे पढ़ते थे। अल्लामा इकबाल 2 सब्जेक्ट पढ़ाते थे वहाँ पे। इसमें क्या है मतलब, एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बेशुमार बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों रखा सवाल है, इसका जवाब के लिए मैंने आपको ऑल इंडिया कमेटी कश्मीर कमेटी की रेफरेंस दिया था, जिसको आपको पता ही नहीं, जिसको आपको बेका भी नहीं पता। आप मुझे ये बताइएगा कि अल्लामा इकबाल ने वाय मिर्जा बशीर और उसके साथ जफरुल्लाह खान की मुखालफत क्यों की थी ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी में? फिर आपको अल्लामा इकबाल ने रखी तो किसने रखी है, मुझे नाम तो बताया उस बंदे का। ये जिसका रोला बड़ा हो रहा है, इसका ही होगा, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की। यहाँ पर अल्लामा इकबाल का नाम बताइए। बात मेरी बात समझे, मैंने आपको तंज किया था, ये अगर आपको नहीं पता ना, उसका गलत तासुर ना जाए सुनने वालों का, ये मैं कहना चाहता हूँ। इनका ये करना है कि होमवर्क करके बैठा हुआ बंदा है, साल का लो होमवर्क करके बैठा हुआ है। डिकोडर भाई, अली भाई आपकी बात ठीक है, ये बात होमवर्क किया होगा। अच्छा मैं ये भी बात मान लूं कि मुझे नहीं पता, मैं बात मान लूं मुझे नहीं पता, मुझे इस बात का जवाब दे दें कि अल्लामा इकबाल ने फिर एक गद्दार शख्स को अपना लॉयर और पाकिस्तान बनने के लिए, मतलब पाकिस्तान बनने के लिए गद्दार को अपने पीछे रखा हुआ। ਉਹ कहते रहने पढ़ो, कह रहे ने स्टडी करो, तानु पता चल जाएगा। मैं अब कुछ चीजें बयान करूंगा जिसको तुम्हें पता ही नहीं।
तो मैं आपको कैसे समझाऊं, आपको थोड़ी सी रिसर्च कर कह रहा हूँ, या थोड़ी सी पहले वो कर लें। आप सिर्फ चंद मखसूस चीज़ों को लेके ना चलें। आप जब ये सारी पूरी बाउंड्री कमीशन, ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी और आप ये जो OIC के इजलास की बात करें, जब ये सारों का आप कंबाइन करके पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें नजर आएंगी। अभी आपने सिर्फ इतना पढ़ा है जी कि उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बना दिया था, उन्होंने पाकिस्तान का रेफरेंडम पेश किया था, बस ये 2-3 चीज़ें आपको पता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता मेरे बच्चे। चलो ठीक है भाई, मैं पढ़ के आ जाऊंगा भाई, कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पर देखिए, अवैस, मैं अगर आपके सामने कोई बहस कर रहा हूँ, मैं अब एक चीज पेश करता हूँ 1953 की, आपको उसके इर्द गिर्द के राउंड अबाउट का भी नहीं पता, तो मैं क्या बात करूँ आपसे? भाई ये मैं तो भाई आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव बातें लेंगे और नेगेटिव बातें लेंगे नहीं उनकी, ये भी मैं कहता हूँ मैं बड़ी नेगेटिव बातें नाइंसाफी है। लूंगा, मैं कहता हूँ मैं नेगेटिव बातें नवीद भाई लूंगा, लेकिन मुझे बताएं तो सही, अल्लामा इकबाल ने एक गद्दार को क्यों अपने नीचे रखा हुआ था और पाकिस्तान बनाने के लिए कानूनी चीजें क्यों उसके हैंड ओवर की हुई थी, ये मुझे बता दें। माल है यार, आप गौरव की फिर बड़ी भी बात किए जा रहे गौरव की हैं, बड़ी क्यों नीचे मजबूरियां रखा? थी, बहुत सारी मजबूरियां हमारे साथ आई। अभी मैं इनको ये बता दूं कि मैं कायदे आज़म का वो बयान इनके सामने बयान कर दूं कि जिसमें कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान बनाने का मेरे पास खोटे सिक्के भेज दिए गए हैं, तो आप मानेंगे नहीं? नहीं मैं आपको मानूंगा। पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं मेरे भाई, क्या करूं अब मैं? इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा पढ़ के लेके आए, जब आप मेरे से गुफ्तगू करें मुझे कम से कम पता होगा वैस को इन चीज़ों का इल्म है। जब आपको नहीं इल्म, मैं क्या गुफ्तगू करूँ आपसे? भाई सिर्फ आपको एक चीज़ें एक जहन में डाली गई हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज, बाउंड्री कमीशन में रेफरेंडम। अच्छा चलिए बात करते हैं, इस छोटी सी बात करते हैं वैस भाई, आप इसके ऊपर भी तहकीक कीजिएगा कि जब हुकूमत मुस्लिम लीग की तरफ से वकील पेश हुए, क्या नाम है, सफरुल्लाह खान साहब और मलक मंजीर साहब, जो बाद में जस्टिस मंजीर मलक इंक्वायरी रिपोर्ट के जो जज थे वो थे, ये दो जब वहाँ पे गए थे तो कादियानियों का अलग से रेफरेंडम पेश करने की जो बात है वो किसने की होगी वहाँ पे? मुस्लिम लीग ने या सर जफरुल्लाह खान ने? सर जफरुल्लाह खान है। क्यों की? अब ये तो वही बता सकते हैं, मुझे क्या पता इस बारे में। नहीं क्यों, वो बात जब आपको पता नहीं तो पता करिएगा जाके। तो यही तो चीजें है ना, ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि गद्दार। अच्छा फिर वो जो मलक मनीर साहब हैं, जो जस्टिस मनीर इंक्वायरी रिपोर्ट के जज थे, जिस रिपोर्ट को आज भी अल इस्लाम के ऊपर मौजूद पड़ी हुई है, जिसको ये कहते हैं कि ये हमारे हक में थी और फसादात पंजाब जो थे वो कादियानियों की वजह से नहीं हुए थे बल्कि मुसलमानों की वजह से हुए थे। उस मनीर इंक्वायरी रिपोर्ट के जो जज थे मलक मनीर साहब, उन्होंने कहा था, टाइम्स ऑफ पाकिस्तान का दृश्य, मेरे पास अखबार भी मौजूद है, ये ना कहना मेरे पास अखबार मौजूद नहीं, मैंने निकाल लिया हुआ अखबार भी मौजूद है, जिसके अंदर उनका बयान था कि जब पाकिस्तान की मुस्लिम लीग ने जमात इसको सर जफरुल्लाह खान साहब को सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही तो वकील मुकर्रर किया था, तो इनको क्या जरूरत पेश आई थी कि अलग से एक जमात अहमदिया का एक वकील शेख भाई बशीर अहमद को अलग से रेफरेंडम पेश करने का कि जी हमारे कादियान को जो है वो इससे बताया जाए, क्यों जरूरत पेश आई? इसका एक पूरा पाकिस्तान टाइम्स के अंदर एक तीनों बंदों का आपस में मुकालमा है, ठीक है? वो मुकालमा जब आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है और क्या चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वैसे भी आपकी नज़र में नहीं गुजरी, आप इसको जाकर हम मुतालिया करें पहले। ठीक है, मैं इसका मुतालिया करके फिर दोबारा बात करूंगा इसके ऊपर। प्लीज मेहरबानी पढ़ लेना वैस भाई, हर बारी तुसी रोला पवा देंदे हो, यकीन मनो। अच्छा दूसरी बात वैसे जरा इस पॉइंट के ऊपर भी जरूर गौर करना कि जब ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी बनी थी उसके सदर बने थे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब, ठीक है? तो कायदे आज़म ने सर जफरुल्लाह खान के उसके अंडर होते हुए क्यों मुखालफत की थी और सर मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद को लाहौर के सिसली होटल में जाके इसके ऊपर इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ गई थी, अगर वो इतने ही क्या नाम है काबिल और पाकिस्तान के मुहिब थे, ठीक है? इसके ऊपर देखिएगा कि क्या हुआ। अब मैं देखिए साहिल भाई, मैं जाके स्टडी करूंगा और नेगेटिविटी सारी निकालूंगा इनके अगेंस्ट, ठीक है? और ये निकालूंगा कि जो ये शहीद, इसको कहते हैं अंधी अकीदत। मैंने आपको जब बात की तो थी, जब मैंने बात स्टार्ट की थी, मैंने जब बात स्टार्ट की थी कि वैस जब खलीफा कादियान ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान बनने के हक में नहीं हैं, तो सर जफरुल्लाह खान साहब इनकी बात को पसे पुष्प डालकर जो भी पाकिस्तान बनाने के अंदर रोल किरदार कर रहे थे, वो चाहे नेगेटिव था या पॉजिटिव था, उसके पीछे क्या मुतहरकात थे, लेकिन कर रहे थे। मैं इस चीज़ को
कबूल किया, लेकिन आप सिर्फ क्या कहते हैं कि मैंने हर नेगेटिव चीज को मानना नहीं है, मैंने सिर्फ वही माना जो मेरे दिल में बैठा दी गई है। इसको कहते हैं अंधी अकीदत जो आप कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अब मैं जाकर क्या करूं, जिन 2000 के हमारी जो पाक स्टडी के अंदर से जिन 2 अहमदी मेजर्स के नाम निकाले गए, एक मेजर थे एक लेफ्टिनेंट, जिनके नाम निकाले गए हैं, अब इसकी जाके रूट फाइंड आउट करूंगी, ऐसा क्यों की बात करते हो? पाकिस्तान की स्टडीज की बात करते हो? पाकिस्तान की इस्लामियत की स्टडीज का क्या हाल है? उसमें ये लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है कि तुम्हें अगर इल्म हासिल करना पड़े तो चीन चल जाओ। कहाँ है हदीस? पाकिस्तान की स्टडी की बात करते हो यार आप। वो वाकया बुढ़िया कचरा फेंकती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामी स्टडी, इस्लामी तरीका ये हाल कर दिया हुआ, तो आप इस्लामी स्टडी की क्या बात करते हैं? पाक स्टडी की क्या बात करते हैं? सही, मतलब पाकिस्तान की पाक स्टडी भी ठीक नहीं है, इस्लामिक स्टडी भी ठीक नहीं है। तो मुझे बताइए ना क्या कर दिया? उसने कहा ठीक है यार, मतलब क्या, मतलब आप इस्लामिक स्टडीज को, पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसको आप हदीस की किताबों से कंपेयर कर सकते हो? कौन यार, वैसे मतलब मैंने कब कहा कि उनको हदीस की किताबों से कंपेयर करो, लेकिन पाक स्टडी के अंदर पाकिस्तान के अंदर रहकर जो पाक स्टडी है, पाकिस्तान की जो स्टडी है वो ही ठीक नहीं है। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात है ये जो आप कर रहे हैं यार। नहीं है ठीक भाई, हिस्ट्री होती है मेरे भाई। अच्छा, इसको भी आप मोर्च इल्जाम दिया ना पाकिस्तान स्टडी को दे रहे हैं, आप ये नहीं मान रहे कि इफ्तिखार जंजुआ ने कभी अपने आप को डिस्क्लोज नहीं किया कि वो मिर्ज़ाई कादियानी है। यूसी भाई अब ये ईमानदारी कहाँ से है? एक शख्स कह रहा है कि बात यह है कि इफ्तिखार पाकिस्तान ही अपनी स्टडी ठीक नहीं लिख रहा। इफ्तिखार जंजुआ ने कभी अपने आप को डिस्क्लोज नहीं किया कि वो कादियानी है। अवैस, अगर पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन स्टडी किस बात की होनी चाहिए थी? इस्लाम के नाम के ऊपर बना था, इस्लामिक तारीख सबसे अच्छी होनी चाहिए ना जी। तो उसके अंदर ये जो 2 बातें मैंने आपको पॉइंट आउट की हैं, ये क्यों है फिर? अब मुझे क्या पता यार, ये तो आप मुझे बताएं। नहीं पता तो अपनी दफा इसको कुछ पता नहीं होता, बस खत्म है। अपनी दफा से कुछ पता नहीं है। अच्छा भाई, मेरी बात सुनो कि बंदा उत्ते बुला जिन्हें इत्थे आके गल करनी। अवैस, शाह जी मैं जाने लगा हूँ। अवैस एक बात बताऊँ, तुम्हारे हक में बात करने लगा हूँ। सर जफरुल्लाह खान साहब बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो कादियानी थे, इसके लिए मैं उसको अच्छा नहीं समझता। बात ठीक है? हाँ, बस ये बात अच्छी बात है। ठीक हो गया इस गल पे। ओ खैर यूसी भाई स्टेटमेंट दे दे तो बात खत्म हो जाएगी। मैं कभी भी ना दबाया। जाहिर है, सीधी बात है, जो हमारे अंबियाओं को गालियां देने वाली जमात है, हम उसको कभी भी पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो सोने के भी हो गया। बेशक दो टॉप मैं आप लोगों की करता हूँ अंधी तकलीफ। आप लोग जो भी कह रहे हैं, जैसा भी कह रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ। बस मेरे हक में बेहतर ये है। ओए हेलो, ये हकीकत है, हक जे बेहतर नहीं, हकीकत है वैसे भाई। ओए ड्रामे कहते हैं ये लाश दी लत पैनी पीछे, मन्ने कि मन्ने। ਉਹ ਨੀਚੇ ਅਹਿਮਦੀ ਇੰਜ ਟੱਪਣ ਡਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਵੈਸ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਅੰਨੀ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਮਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਟੱਪਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਐ ਠੀਕ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, लेकिन यूसुफी भाई कुछ नहीं हो कढ़नी है, गाल कढ़नी है और मिर्जा गुलाम कादियानी तो वखरी हो जरा यूनिक 5 मॉडल दी। अवैस जो तुम्हें डबल एजेंट के लिए मैंने तनहा मुकर्रर की थी तुम्हारी, वो वापस भेज दो, आज से तुम्हारी तनहा काट दी जाएगी। ये जो तुम डबल एजेंटी का रोल कर रहे थे ना। अवैस भाई एक मिनट यूसुफ भाई एक मिनट। कादियानियों, ये पर्सनल में अवैस मिर्जा कादियानी की इतनी बुलंदी गालियां निकालता है ना। हमारे पास सबूत है हमारे पास। ऐसी बुलंदी गालियां कभी हमने भी नहीं निकाली जितनी ये। उधर से तनहा काटो तेरी। वो ना यूसी भाई को मैंने नीचे देखा ना, यूसी भाई नीचे आ गया और मैंने कहा मैंने टॉपिक आज फिर शुरू किया हुआ है, मुझे बात ही भूल गई यूसी भाई को नीचे देख के। वो नीचे अभी भी खड़े हुए हैं, जो उस दिन गालियां दे के गए थे, अभी भी नीचे ही हैं। अच्छा, मैं ये बात करने लगा था हसन भाई, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜੱਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫੋਟੋ ਅੱਛਾ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਫੋਟੋ ਥੱਲੇ ਪਾਸਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਖੋ, ਖਾਰਜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਟੱਪਣ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਈਓ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਜੇ ਅਮਰ ਜੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਫੜੋ। ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮਰਦਈਆਂ ਰੋੜੋ ਇਹਨਾਂ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ ਜ਼ਰਾ ਮਰਦਈਓ ਗੱਲ नहीं करनी होश ਤੇ ਫੜੋ अवैस ने ज्यादा पानी पीने की रीजन है, अवैस ने वो काम करके दिखाना अमली तो ਵੈਸ ਦਾ ਨੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਡ ਭਰਨੇ ਡਿੱਗਣਾ। यार इस तो पहले ब्रॉड डिगे मैं देखो मरदई किदा नसे उधर नेट ही बंद हो गया वैसा और डिगन लगे जो सारे थले बारी बारी जा रहे थे हल्का हल्का करके कॉला पै गई वैस भाई हो गया जे साकी साकी रे तेरे बिना क्या जीना। एक और गया है ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਜ਼ਵਾੜੇ ਉੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ पैर धो के पीने चाहिए थे भाई। शाह साहब बाकी देखें, असूली बात यही होती है ना। अब मिसाल के तौर पर अवैस है पाकिस्तान का, क्या कहते हैं उसको, वज़ीर आज़म। अवैस को सामने एक मर्ज़ई आता है कि जी मुझे वज़ारत ख़ारजा चाहिए। अब अवैस मर्ज़ई को जब ये जानता होगा कि ये तो अम्बिया की गुस्ताखी करते हैं, ये रखेगा, या तो अवैस को उस बंदे के बारे में इल्म नहीं होगा। दो चीज़ें हो सकती हैं कि तीसरा भी कोई चीज़ हो सकती है। नहीं, तीसरा नहीं हो सकता ना। हम ये यहाँ पर रुक के सवाल पूछ लेते हैं। हाँ भाई अवैस, अगर तुम वजीर आज़म हो और तुम्हारे पास CV आए मीर सलीम का है जी वजीर खारजा के तौर पे, ठीक है, या वजीर मजहबी अमूर के तौर पे, बताओ तुम उसे लगा दोगे? कभी भी नहीं। क्यों नहीं लगाओगे, क्या वजह है? क्योंकि भाई उसका मेरा रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है और उसका वो चूंकि ड्यू टू नहीं, आपका रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता ना। आप जानते हैं इस बारे में? लड़ा सामने बैठा है नहीं, क्या मैं नहीं समझा आपकी बात, क्या डिफरेंट करता है? एक मिनट साहिल भी रुके यार, आप क्या समझते हो? देखिए मेरी बात सुनो, आप बीइंग अ वजीर आज़म अगर कोई डिसीजन लेते हो तो वो आप किसे मद्देनजर रख के लोगे कि जो आपकी कौम के मैंडेट के साथ मैच करता हो ना। जी बिल्कुल, आपकी जॉब का तकाजा यही है ना जी कि आप वो अमल करो जो कि पाकिस्तान के हर तरीके से पाकिस्तान की सालमियत के लिए उसके हक में सबसे बेहतर हो। अब आप उसको वजीर खारजा लगा सकते हो? भाई मैं तो नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओगे? सिंपल इज दैट, मेरी वो जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने जो क्वालिफिकेशन बनाई है उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरता, क्योंकि जमात अहमदिया और मैं तो सूरज सफ़ के आयना पर 6 लगा दूंगा उसके सामने। तो मतलब आप उसे इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि आप समझते हो कि वो उस कंट्री के मेन रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई या उस मैंडेट को वो बंदा कैरी कर नहीं सकता, राइट?
बस यही बात है, सीधी सी बात है। तो इसीलिए अगर आपको कोई शख्स आके ये पट्टी पढ़ाता है कि जी देखें हमारे इतने काबिल लोग हैं, उनको ये मौका नहीं देते, हमारे साथ जुल्म ज्यादती, भाई जुल्म ज्यादती नहीं है, आपका हमारा मैंडेट डिफरेंट है, ठीक है। आप कादियानी हैं, ठीक है, आपका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के काबिल नहीं है किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, ओके। लेट अलोन कि आपको हम ये कहें कि आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करें, मीन आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के काबिल नहीं हम समझते। आप अपनी तरफ से बेसिकली एक फेक इस्लाम अपना लेके बैठे हुए हैं, जिसका आप सुबह से लेके शाम तक वो ढंडोरा पीटते रहते हैं। आप तो मेन जो मुस्लिम मेन स्ट्रीम इस्लाम है, आप तो उसकी तौहीन करते हैं। तो आपको हम किसी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का या एक शहर भी हम आपको ना दें, हम क्यों दें आपको? आप हमारे खिलाफ हो, आप हमारे दुश्मन हो, आप हमारी आइडियोलॉजी के दुश्मन हो। और मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि टिकटॉक के ऊपर भी हमें दो कौमी नज़रिया देना पड़ेगा। जिस हद तक इन्होंने अपने आप को क्लोन करने की कोशिश की है, हमारे साथ मिक्सअप होने की कोशिश की है, अपने गलीज़ अकीदों को हमारे दरमियान में शामिल करने की कोशिश जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये दो कौमी नज़रिया फिर से आना चाहिए मार्केट में कि भाई ये जो लोग यहाँ पर बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम भी मुसलमान हैं, बल्कि हम सच्चे मुसलमान हैं। अब अंदाजा तो लगाएं। आप सिर्फ ये तो देखें तो सही कि हमारे साथ मतलब हम लोग विक्टिम हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और दूसरा हमें ही सुनाया जा रहा है कि तुम लोग जालिम हो। यार कोई बंदा आपके घर आ जाए रात को और बनियान पहन के आपके वेड़े में कर रहा हो, चल फिर रहा हो, आप जाएं, आप उससे जाके पूछें, आप कहें कि नहीं, आपके वालिद जाएं, जाके कहें तू इत्थे की करना, मैं ओ अगों वालिद नूं चपेड़ मार दे, कि मैं इस घर दा वालिद हाँ। सोचें आप। अच्छा शाह जी, मैं अभी ब्रॉड बंद करूँ, मैंने निकलना है, तो फिर कोई और दोस्त लगा ले, मैं फिर निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। वैसे आपका जाना ही बनता है। ओके। नहीं यार, वो जाना है, अभी लंगर करने जा रहा हूँ, चांपे खाने। अच्छा चलें ठीक। अच्छा चलें ठीक।